मैंने आपको अभी जो फार्मूलाज आपको मैंने बताए हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और प्रोडक्ट कोरिलेशन, ये दोनों ही तरीकों से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। जी, कैलकुलेट द प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम द गिवन डाटा। ये 10.5 एक एग्जांपल है, मैंने अभी इसको पढ़ा है। कैलकुलेट द प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ये आपको डाटा दिया गया है, एक्स और वाई के दरमियान वैल्यूज हैं। एक्स वेरिएबल में जो वैल्यूज है 1 2 3 4 5, और वाई में जो वैल्यू है 2 5 3 8 एंड 7। अब हम इसको सोल्व करते हैं, यानी इसमें से कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं और चेक करना है कि जो ये वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या बन रहा है। The calculation needed to compute R are given below। अब ये R का मतलब है कोरिलेशन। अब हम इसको सबसे पहले तो हम देखें, ये एक फार्मूला है प्रोडक्ट कोरिलेशन का। R इज इक्वल टू सम एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक्स बार हमारे पास हो तो हम एक्स में से एक्स बार को माइनस करके उसका सम कर लेंगे, और इसी तरह वाई और वाई बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, वाई में से वाई बार को माइनस करेंगे। अब एक कॉलम आपके पास एक्स माइनस एक्स बार का बनेगा और दूसरा कॉलम आपके पास वाई माइनस वाई बार का बनेगा। तो फिर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे क्या हो रहा है, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू सम ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। यानी आप सम एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालेंगे, सम ऑफ वाई माइनस वाई बार इसकी वैल्यू निकालेंगे, और इसको इसमें पुट करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाता है। अब सबसे पहले तो हम एक्स बार निकालेंगे। आपके पास सम एक्स ओवर एन, एक्स बार का फार्मूला है सम एक्स ओवर एन। एक्स बार का मतलब ये है कि आप एक्स की तमाम वैल्यूज को जमा करेंगे, यानी ऐड करेंगे, और उनको नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। अब देखें एक्स कॉलम पे आए, पहला कॉलम है एक्स का कॉलम 1 2 3 4 5। अब आप इसको ऐड करें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, आपका बन गया 15। अब ये जो 15 आ रहा है, ये सम एक्स की वैल्यू है। आपने सम एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट की 15। अब ये टोटल वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, पांच वैल्यू है नंबर ऑफ वैल्यू। 5 से आपने इसको डिवाइड किया तो एक्स बार की वैल्यू आई आपके पास 3। अब सेम हम वाई बार कैलकुलेट करेंगे, सम वाई ओवर एन। अब ये जो सेकंड कॉलम है वाई का, वाई को आप ऐड कर +8 + 7, तो ये टोटल बनता है 25। 25 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वाई बार की वैल्यू आ जाएगी। यानी एक्स बार आपने कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू आई 3, वाई बार आपने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू आई 5। अब नीचे फार्मूला क्या है, सम एक्स माइनस एक्स बार। पहले हम थर्ड कॉलम में अब आप आ जाएं, एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे। एक्स माइनस एक्स बार का मतलब ये है कि आप x की हर वैल्यू में से x बार को माइनस करते जाएं। x बार की आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है 3। अब x की पहली वैल्यू क्या है, 1। 1 - 3, तो जवाब आया -2। अब अगली वैल्यू है x की 2। 2 में से आप -3 करें। जी, अब 2 में से आप 3 को माइनस करें तो ये आएगा -1। अब नेक्स्ट आपकी x की वैल्यू 3 है, 3 में से 3 को माइनस करें 0। 4 है, 4 में से आपने 3 को माइनस किया 1। 5 में से 3 को माइनस किया 2। बेटा अब हमने करना ये है कि इसके बाद हम बनाएंगे y माइनस वाई बार का कॉलम। नेक्स्ट आप ये साथ ही उसने स्केयर भी कर दिया, क्योंकि फार्मूले के नीचे जो है सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर वो यूज हो रहा है। अब एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर करेंगे। देखें एक्स माइनस एक्स बार की पहली वैल्यू क्या है, -2। -2 का आपने स्केयर किया तो 4 बन गया, फिर -1 का स्केयर किया 1 बन गया, 0 का स्केयर किया तो 0 रहा, 1 का स्केयर किया तो 1,
और 2 का स्क्वायर किया तो वो आपका 4 आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे y माइनस वाई बार। वाई बार की आप लोग वैल्यू निकाल चुके हैं 5। y की पहली वैल्यू है 2। 2 में से आप 5 को माइनस कर दें तो -3 आएगा। 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 5 -2, 8 माइनस 5 3 और 7 माइनस 5 2। अब इनको आपने ऐड करना है। अगर आप इनको ऐड करते हैं, देखें यहाँ पे वो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल टू जीरो, हमेशा जीरो आता है। ये भी डेविएशन है ना, तो जब भी इसको आप सम करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। अब हम नीचे फार्मूला में जो r इज इक्वल टू आपने लिखा हुआ है सम ऑफ x माइनस वाई बार होल स्क्वायर, पहले हम y माइनस वाई बार का स्क्वायर करेंगे। y माइनस वाई बार का स्क्वायर किया तो -3 पहली वैल्यू है, तो स्क्वायर हुआ 9 आ गया। 0 का स्क्वायर किया तो 0, -2 का आपने स्क्वायर किया तो ये आपका 4 बन जाता है। फिर आपने 3 का स्क्वायर किया 9 और 2 का आपने स्क्वायर किया तो ये आपका 4 बन जाता है। अब फार्मूले पे एक दफा फिर गौर करें। फार्मूला कहता है कि सम ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, यानी जो कॉलम आपका x माइनस एक्स बार का है उसको मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस वाई बार। ये जो कॉलम है, इस कॉलम को जिस पे एरो था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस वाई बार के कॉलम के साथ। ये तीसरे कॉलम, ये इसके साथ। हाँ जी, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। सम मैं आपको कल भी बता चुका था कि आप जब तक अपनी जिंदगी में जब भी स्टैट पढ़ेंगे, सम का सिर्फ एक ही काम है कि जो सम के बाद मल्टीप्लाई हो रहा है या ऐड हो रहे हैं या डिवाइड हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसको करने के बाद एंड पे सिर्फ वैल्यूज को आपने जमा करना है, बस। इसके अलावा और कोई काम नहीं है। अब आखिरी जो आपका कॉलम है वो हम बनाएंगे x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाई y माइनस वाई बार। अब देखें x माइनस एक्स बार की पहली वैल्यू है -2। -2 को y माइनस वाई बार की पहली वैल्यू -3 इससे मल्टीप्लाई करें। -2 मल्टीप्लाई बाई -3, तो देखें माइनस माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो गए, तो ये आपका जवाब आया 6। अब सेकंड वैल्यू -1 और y माइनस वाई बार की सेकंड वैल्यू 0। -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0। फिर x माइनस एक्स बार, उसकी थर्ड वैल्यू जो है वो 0 है, और y माइनस वाई बार की थर्ड वैल्यू है -2। 0 जिससे भी ज़रब होता है उसको 0 कर देता है। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू 1 है x माइनस एक्स बार की, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस वाई बार की नेक्स्ट वैल्यू 3 के साथ। 3 और 1 मल्टीप्लाई हुए तो 3। आखिरी वैल्यू है x माइनस एक्स बार की 2, और y माइनस वाई बार की वैल्यू है 2। इसको आपने मल्टीप्लाई किया 4, क्योंकि फार्मूला हमें कह रहा है कि सम x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार को मल्टीप्लाई करो और फिर उसको आप ऐड कर दो। अब आप आखिरी कॉलम जो आपने जरब दिया x माइनस एक्स बार को y माइनस वाई बार के साथ, 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 4, आप इनको ऐड कर दें तो आपका जो आंसर आएगा वो 13 आ जाएगा। अब देखें, हम इसको पुट करेंगे, जो फार्मूला देखें, r इज इक्वल टू सम x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ये आपने कैलकुलेट कर लिया, 13 आया, तो आपने इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब जो आपका नीचे फार्मूला क्या है, सम ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब ये आपने जो फोर्थ नंबर पे कॉलम है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर किया, इसको आपने ऐड किया तो 10 बना, आपने 10 वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू थी 26। इसको अब आपने मल्टीप्लाई किया तो वो आपने जजर में लिख दिया 13। अब आप 10 और 26 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 260। 260 का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो आएगा 16.1। अब आप 13 को 16.1 से डिवाइड करें तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 0.8। तो ये कोरिलेशन आई है आपकी 0.80।
अब देखें ये जवाब लाई कर रहे हैं -1 2 +1 के दरमियान। अब आपसे पूछा जाए कि जी इनके दरमियान अब रिलेशन क्या था, बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट आर की वैल्यू 1 आ जाती तो हम कहते कि जी ये परफेक्ट कोरिलेशन है इनके दरमियान, परफेक्ट रिलेशन है। लेकिन ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, बट 1 के करीब है, 0.8 है। तो ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन है कि अच्छा एक एक ताल्लुक है, लेकिन ये पॉजिटिव रिलेशन है। क्यों, हमें कैसे पता चला पॉजिटिव रिलेशन है? क्योंकि आपका आंस ही जो है वो पॉजिटिव में आया है, मुस्बत में आया है, तो इसलिए ये आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। हाँ जी, बच्चों को समझ आएगी इसकी? जो एक दो बच्चे हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम अगला सवाल। इसी सवाल में मेरा नहीं ख्याल इसका कि एक इस सवाल के बाद कोई क्वेश्चन पूछेंगे, आगे जो जा रहे समझ हैं। नहीं आई होगी। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, खामोशी छाई हुई है। सर मुझे पूछना है। अच्छा जी, पूछे यार। नहीं, माशाल्लाह। जी जी पूछिए। सर ये जो फर्स्ट कॉलम में, हम्म। सर ये जो हमने इनको प्लस किया है 15 आया है। हाँ जी। सर 15 को फिर 5 पे हमने डिवाइड किया, जी तो सर उसका आंसर 3 निकला, लेकिन ये -3 फिर कैसे हुआ है? ये ना फार्मूला है, x माइनस एक्स बार आपको नजर आ रहा होगा थर्ड कॉलम में। अब हम जी ये जी कर रहे हैं कि x बार की वैल्यू आई है ना 3 आपकी, अरेथमेटिक मीन। जी जी। हाँ, तो अब हम, इसका मतलब है कि आप हर x की वैल्यू में से x बार को माइनस करें। x बार को माइनस करने का मतलब ये है कि x बार की वैल्यू 3 है, 3। तो अब आपने 1/1 x की हर वैल्यू से 3 निकालना है, यानी कि x बार की जगह आपने 3 पुट कर दिया। हम क्योंकि उसकी वैल्यू 3 आ रही है, फिर इसी तरह y बार की 5 आ रही है तो 5 वो निकाल दिया। ओके सर, क्लियर हो गया। हाँ, एक बात बता दूं, ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको सोल्व करने बैठ जाएंगे। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना टॉपिक क्लियर करवाने के लिए, जो ऊपर मैं थ्योरी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, उसके लिए मैंने न्यूमेरिकल वर्क आपको करवाया है, कि आपको पता चल जाए कि आर की वैल्यू ऊपर हमने लिखा हुआ था कि -1 आ जाए, वो +1 आ जाए तो क्या होगा, क्या रिलेशन होगा। अगर वो +1 ना आए तो कोई भी वैल्यू आ सकती है, 0 आ जाए। तो ये सिर्फ बताने के लिए न्यूमेरिकल काम मैंने बताया है कि वो आर की वैल्यू आती कैसे है, वो इस तरह से आती है। सर वो इस तरह से हल करने से समझ आती है, वरना तो वैसे एबीसी लिख के नजर आती है। हाँ, इसीलिए मैंने ये बच्चे आपके लिए वो किया है। अब इसी सवाल को हमने दो फार्मूले पढ़े हैं। एक तो ये प्रोडक्ट वाला फार्मूला जिससे हमने अभी इसको सॉल्व किया है। दूसरा फार्मूला हमने ऊपर टॉपिक में पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन, ये कह दे तो आप यही फार्मूला लगा सकते हैं। आगे जी जो नेक्स्ट है, इसी सवाल से हमने जो अल्टरनेटिव मेथड दिया है, अब ये देखें, सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई। अच्छा, आप लोग इसमें भी वही बात है कि आपने चीजें कैलकुलेट करनी है। आप इस फार्मूले को छोड़ दें, जो फार्मूला मैंने ऊपर आपको बताया हुआ है, आप उसके मुताबिक इसको कर सकते हैं। यानी इसमें भी क्या कर रहे हैं कि हम एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका सम करेंगे, फिर सम वाई करेंगे, फिर ये सम एक्स है और दूसरा सम वाई है। ठीक है, पहला सम एक्स है, सेकंड सम वाई है। आप सम एक्स करेंगे, फिर सम वाई करेंगे, उनका जो आप यहाँ पे पुट करेंगे, एन से आप इसको डिवाइड कर देंगे। और नीचे देखें सम एक्स स्क्वायर, एक्स को पहले आप स्क्वायर कर रहे हैं, यही एक्स वाई की गिवन वैल्यू है। एक्स का स्क्वायर क्या किया जी, 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, 5 का अच्छा, ये मैं आप बच्चों को एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। कल आप लोगों ने डाटा यही लेना है, यही एक्स एंड वाई का डाटा आपने लेना है। और ऊपर सर पेज कीजिएगा थोड़ा सा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो मैंने पीछे पढ़ाया। ये सर नीचे कीजिएगा, नीचे नीचे नीचे, और नीचे सर ये फार्मूला। जी, आप लोगों ने ना ये सर को जमा करवाना है, सिर्फ एक पेज का क्वेश्चन है। डाटा आपने एक्स वाई का लेना है और फार्मूला ये लगाना है।
यानी कि एक्स वाई को ज़रब देंगे, जो जवाब आएगा यहाँ पे लिख देंगे n नंबर ऑफ वैल्यूज, सम एक्स को सम करेंगे, वाई की वैल्यूज को सम करेंगे, उनका जवाब यहाँ पे लिखेंगे। जी जी बच्चों, आप ये असाइनमेंट करेंगे कल फिर आप लोग, क्योंकि आप लोग खुद हाथ से बैठ के जब करने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। और कल का हमारा लेक्चर भी जो है वो लास्ट होगा, अगर आज का हम ये जो काम कर लेते हैं तो आपके फिर टेस्ट रहेगा इंशाल्लाह, कल वो हम डिस्कस, आज सेकंड लास्ट लेक्चर है हमारा स्टेट का। हाँ जी इकराम साहब, फिर ठीक है, इनको एक असाइनमेंट दे देते हैं ये जी जो जरूर। स्टूडेंट्स हैं। हाँ ये आप सर को ना जमा करवाएंगे हल करके। जी सर नेक्स्ट कीजिएगा फिर। हाँ जी, ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन बहुत अहम सवाल है। देखिए आप ये सारी बातें पढ़ के आ चुके हैं। सिमेट्रिकल का मैंने पहले भी आपको बताया है कि क्या होता है, और आज भी मैं बताऊंगा बाय डायग्राम। पहली जो प्रॉपर्टी है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज सिमेट्रिकल। डियर स्टूडेंट, कल जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपने इंडियंस मूवी में देखा होगा कि जब हिंदू मंदिर में जो है पूजा करने के लिए जाता है तो वो बेल बजाता है बाहर, जो घंटी लगी होती है। अब उसमें आपने देखा होगा कि जो वो घंटी बजती है, जो सलाखनुमा घंटी होती है, उसके इर्द गिर्द जो फासला होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है जी, बेज़वी शक्ल का होता है वो, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल, जिसके मिड से लेफ्ट एंड राइट जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो। मैं नीचे शेप भी मैंने इसकी बनाई हुई है, इसको अगेन हम देख लेंगे। वो कहता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज सिमेट्रिकल। आर कोफिशिएंट आर जो ये होता है ना कोरिलेशन, ये सिमेट्रिकल होता है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो मैंने साइड पे लिख दिया है, दो वेरिएबल के दरमियान हम ताल्लुक चेक कर रहे हैं। सिमेट्रिकल अगर रिलेशन हो, यानी कोरिलेशन हमारी सिमेट्रिकल हो, आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स। देखें गौर करें, आर एक्स वाई का मतलब कोरिलेशन हमने चेक की बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल इज इक्वल टू। आपने जो याद रखना है, ये सारी स्टेटमेंट याद रखने की जरूरत नहीं, ये जो मैंने दो वर्ड दिए हुए हैं आप लोगों को, ये आपने याद रखने। एमसीक्यूज में इस तरह की चीज आ जाती होती है। आर एक्स वाई इक्वल है आर वाई एक्स के। देखो पहले आर एक्स वाई का मतलब कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, नोटेशन दी हुई है नीचे। अब आर वाई एक्स, इसका मतलब है कोरिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स। यहाँ पे फर्क क्या नजर आ रहा है, पहले एक्स वाई है, दोबारा वाई एक्स है, यानी उनके ऑर्डर चेंज कर दिए हैं। पहले एक्स और वाई, और फिर वाई और बाद में एक्स। अब जैसे मैंने एक नीचे एग्जांपल दिया आपको, हम 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से, या 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो आपके आंसर जो हैं वो सेम आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोरिलेशन में एक्स और वाई वेरिएबल का ऑर्डर चेंज करने से कोरिलेशन चेंज नहीं होती, रिलेशन चेंज नहीं होता। ठीक है जी, वही ताल्लुक रहता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह एक्स वाई के ऑर्डर चेंज करने से कोरिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड, द कोरिलेशन कोफिशिएंट। मैंने आपको पहले भी अर्ज की है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन, एक ही बात। द कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 एंड +1, यानी इसकी रेंज बतानी है, जो मैं ऊपर डेफिनेशन में बता चुका हूँ, और लेक्चर में भी मैंने ये बात काफी दफा रिपीट की है कि आपकी कोरिलेशन मूव करती है -1 टू +1। अब इसको अगर आप इक्वेशन की शक्ल में लिखना चाहें, ये क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं। अब मैंने आपको ये एक इक्वेशन बता रहा हूं, -1 लेस देन इक्वल टू आर। अब आर का क्या मतलब है, कोरिलेशन, लेस देन इक्वल टू +1, मतलब यही हुआ कि -1 टू +1 आर लाई करती है किस इंटरवल में,
-1 to +1। आपने यहाँ पे सिर्फ ये बात याद रखनी है कि कोरिलेशन की जो रेंज होती है वो -1 to +1 होती है। जी थर्ड है कोरिलेशन कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि ओरिजिन और स्केल के चेंज होने से कोरिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ओरिजिन और स्केल, ये मैं एक दिन और भी शायद मैंने आपको बताया था। ओरिजिन का मतलब होता है कि आप कोई वैल्यू या ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, और स्केल का मतलब होता है कि आप कोई भी वैल्यू या तकसीम कर रहे हैं या फिर आप मल्टीप्लाई यानी ज़रब कर रहे हैं। तो ये होता है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें थी कि आपके जो कोरिलेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपने जरूर याद रखनी है। हाँ जी, आगे आ गया जी फार्मूलाज टू नो द कोरिलेशन ऑफ रिलायबिलिटी। कि हम ऊपर जो भी चीजें पढ़ चुके हैं इसमें हमने क्या पढ़ना है जी, इसमें हमने पढ़ना है फार्मूलाज टू नो द कोरिलेशन ऑफ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इसमें टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कुछ इस तरह की चीजें हैं। टेस्ट रीटेस्ट का मतलब ये होता है कि पहले आप x को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर आप y को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी जो ऊपर मैं प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूं कि आपका अगर ऑर्डर चेंज हो जाए तो फिर कोरिलेशन में इसमें कोई इशू नहीं, चाहे आप x को y से पहले मल्टीप्लाई कर लें या फिर y की वैल्यू को उठा के पहले आप x से कर लें, जवाब आपका सेम ही रहता है। अब हमने इसमें फार्मूला सीखने हैं रिलायबिलिटी चेक करने के। वैसे तो मैं आपको बता देता हूं कि रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका डाटा किस हद तक रिलायबल है। यानी डाटा रिलायबल से मुराद ये है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशन है वो रिलायबल है या नहीं। इसको स्टेट में हम कहते हैं कि कंसिस्टेंट है या नहीं, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि रिलायबल है, इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि रिलायबल नहीं है, कोई ना कोई ताल्लुक उसमें आ रहा है। रिलायबिलिटी ताल्लुक की जो रेशो है, जो लेवल है, उसको चेक करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। जी हम ये ऊपर भी फार्मूला पढ़ भी चुके हैं और न्यूमेरिकल इनका वर्क भी कर चुके हैं। रिलायबिलिटी चेक करने के लिए एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर इंटू एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, यानी सारे का जजर आ जाता है। उसी तरह ये जो मैंने आपको एक असाइनमेंट दी है कि आप कल इस फार्मूला की मदद से उस डेटा की रिलायबिलिटी यानी चेक करेंगे कि रिलेशन क्या है। दूसरा हमने पढ़ा था प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। उसमें आपने ये फार्मूला जो मैंने अभी क्वेश्चन भी समझाया था, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ये आप करते हैं। यहाँ फिर मैंने बता दिया इट्स रेंज इज -1 to 1। कोरिलेशन आप कोई भी निकाल रहे हैं, किसी भी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए निकाल रहे हैं, तो आपकी जो रेंज है वो -1 to +1 ही रहती है। सम एग्जांपल्स फॉर कोरिलेशन रिलायबिलिटी। आप देखें जी, जब आप ऊपर मैंने आपको बता दिया रिलायबिलिटी, आपको देखें डाटा पे आप काम करते हैं, जब भी करते हैं आपको डाटा दे दिया जाता है और उस पर आप कहते हैं कि आप इस पे जी आप टेस्ट करें कि रिलायबिलिटी किस तरह से आ रही है। अब मैं आपको रिलायबल होने का तरीका बता रहा हूँ। आपने ये फार्मूला पे अप्लाई किया, कैलकुलेशंस की, आपने आर की यानी कोरिलेशन की वैल्यू निकाल ली। वही बात है जो ऊपर मैं रिलेशन बता चुका हूँ, आर इज इक्वल टू +1 परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब इसका मतलब ये है कि दोनों वेरिएबल के दरमियान मजबूत लीनियर ताल्लुक है। लीनियर का वही मतलब है कि वादे ताल्लुक है, उनके ताल्लुक में किसी किस्म का कोई शक नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो, टीचर आपको पढ़ा रहा हो, बाहर से कोई बंदा इंटर हो तो वो देखते ही उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये जी इनके दरमियान रिलेशन क्या है। वो ये समझेगा कि जी ये जो पढ़ा रहे हैं टीचर है, जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट है, ये आपका लीनियर रिलेशनशिप है जो वाज़ेह जिसका हमें पता चल जाए और वो मजबूत होता है। वेरिएबल एक्स और वाई उनके दरमियान मजबूत लीनियर ताल्लुक है। इसका मतलब ये होता है अगर आपके आर का जवाब आ जाए -1 तो ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है। अब इसको आप यूं कह लें
कि जैसे अगर हम ताल्लुक चेक करें पाकिस्तान और इंडिया का, हम तैयार बैठे हैं, वो हमें तबाह करना चाहते हैं, हम तबाह होना नहीं चाहते। मतलब हम जो है हम अटैक तो नहीं कर सकते, बट हम अपना बचाव कर सकते हैं, हम अपने आप को सेफ्टी दे सकते। देखें, वो हमें मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम मरने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव ताल्लुक है। इस तरह के रिलेशन को आप परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। इन दोनों वेरिएबल के दरमियान ताल्लुक तो मजबूत होता है, लेकिन मनफी होता है। जितने मजबूत या जितने मजबूत इरादे वो हमें तबाह करने के लिए रखते, जो मैं आपको एक डेली लाइफ से एग्जांपल दे रहा हूं, उतने ही मजबूत इरादे हमारे बचने के होते हैं। ठीक है जी, ये इसको हम कहते हैं कि ताल्लुक हमारा मनफी है, यानी डायरेक्शन हमारी ओपोजिट है। डायरेक्शन हमारी ओपोजिट है, बट ताल्लुक जो है वो परफेक्ट नेगेटिव है, क्योंकि जवाब -1 आ गया है। अगर आर की वैल्यू 0 आ जाए, आर की वैल्यू 0 आ जाए, तो इसका मतलब है कि वेरिएबल के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। वेरिएबल के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, ये बात भी मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। अगर आपका जवाब एग्जैक्ट 1 या -1 नहीं आता, आपका जवाब आ रहा है 0.79, 0.85, 0.82, अब ये देखें पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन है, मजबूत ताल्लुक है। हमें कैसे पता चला? आपने इस चीज का अंदाजा इस तरह से लगाना है कि आपका जो आंसर आ रहा है, अगर वो 1 के करीब तरीन हुआ तो वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव में हुआ तो पॉजिटिव है। अगर वो 0 के करीब तरीन हुआ, रिलेशनशिप है लेकिन वीक रिलेशन है हमारा। जैसे r इज इक्वल टू 0.39, अब ये देखें, ये 1 से थोड़ा सा दूर हो गया, 0 के करीब हो गया, रिलेशन पॉजिटिव है बट वीक रिलेशन है। यही जो एग्जांपल मैंने आपको फ्रेंड्स वाली दी थी, कि आपकी क्लास में से एक दोस्त आपका जो है वो बेस्ट होता है, एक फ्रेंड, और कुछ वो होते हैं जिनसे आपका एक ताल्लुक होता है, बट आप अपने बातें और अपने आप को उनके साथ शेयर नहीं कर सकते, उन पे आपको यकीन नहीं होता। तो ये हमारी एक स्ट्रेंथ होती है। नीचे मैंने इसको डायग्राम से भी शो करने की कोशिश की है। ए में R1 आ जाए तो एग्जैक्ट ये हमारे पास एक रिग्रेशन लाइन है, क्योंकि रिग्रेशन आपके टॉपिक्स में नहीं था, उसकी मदद से ही हम रिलेशन में पहुंचते हैं। इस ताल्लुक को हम कहेंगे कि ये हमारा परफेक्ट पॉजिटिव ताल्लुक है। और ये देखें, अब ये आपकी जो लाइन गुजर रही है, लाइन गुजर रही है, ये एक आपके पास एक्स वेरिएबल होता है, दूसरा आपके पास वाई वेरिएबल होता है। आप एक्स की वैल्यू एक्स पे ड्रा करते हैं, वाई की वाई पे ड्रा करते हैं, आपने डायग्राम बनाई होंगी कभी कोई छोटी क्लासेस में। अब ये जो पॉइंट्स हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज हैं, ये देखें एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं, लाइन के करीब आ रही हैं, इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट ताल्लुक है। बी में आप देखें कि कुछ डिस्टेंस आ रहा है एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू के दरमियान, और आप अपनी डायरेक्शन देखें, जो आपकी डायरेक्शन है, ये लाइन जो हमने लगाई है एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस जो जा रही है, तो ये उल्टी है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है जो मैंने आपको ये रिग्रेशन लाइन बताई है। तो R1 आया और इधर R-1 आएगा। तो ये खैर हम जब डायग्राम बनाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं, तो तब ये रिलेशन, लेकिन ये सिर्फ डायग्राम की आप शेप देख लें, जो ऊपर मैं बातें बता चुका हूं, तो ये हमारा नेगेटिव रिलेशन होता है। एक तो डिस्टेंस आ रहा है और दूसरा डायरेक्शन उल्टी। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें दोबारा ये आप ए शेप पे आए, जो ए डायग्राम है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है तो वाई की भी वैल्यू बढ़ रही है, इसीलिए आपकी ग्राफ लाइन ऊपर जा रही है। और नेगेटिव में ये है कि देखें, जितना आप इधर से एक्स के करीब आता जा रहा है और वाई ऊपर होता जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एक्स की वैल्यू अगर कम हो रही है तो वाई की बढ़ रही है, अगर वाई की वैल्यू कम हो रही है तो एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। ये हमने पढ़ा था कि हमारी नेगेटिव कोरिलेशन है, ऑपोजिट डायरेक्शन है हमारी वैल्यूज। उसके बाद ये देखें जी, सी डायग्राम, हमारा जो ताल्लुक होता है कि एक डायग्राम बन गई है, कुछ वैल्यूज पास हैं, कुछ वैल्यूज डिस्टेंस पे आ रही हैं, तो ये हमारा एक पॉजिटिव कर्वी लीनियर है, कर्व बन रही है, तो एक रिलेशन है। इसको हम परफेक्ट, क्योंकि अगर परफेक्ट आपका नेगेटिव या पॉजिटिव होता तो आपकी जो ये डायग्राम लाइन है, ये इस तरह एग्जैक्ट एक स्ट्रेट की लाइन में बनती। अब ये एक कर्वी लीनियर है, कर्व की शक्ल में बन रही है, तो इसलिए एक रिलेशन है
बट कोई मजबूत रिलेशन हमारा नहीं है। अब यहाँ पे देखें, अब ये जो कोई इसकी कोई डायरेक्शन नहीं बन रही किसी भी किस्म की, तो जब इस तरह की हमारे पास वैल्यूज होती हैं और ये डायग्राम हमें बताती है कि एक्स और वाई का कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं बन रही, ना कर्वीलिनियर बन रही, ना हमारे नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो इस शेप को हम कहते हैं नो कोरिलेशन। और ये साइड में मैंने लिखा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और रिलेशनशिप, कि हम रिलेशनशिप जो डायग्राम पे जाहिर करते हैं उनका क्या मतलब है। जी सर, नेक्स्ट पेज। बस ये आप समझ लें, कोई इस पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत। हाँ जी, 7 minutes अगला हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, लेकिन ये सारा याद करना चाहिए आप लोगों को। इसमें से वो बहुत कुछ उठाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं आप लोग। अब इसमें ये होता है कि काफी सारी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। जब भी कोई जैसे पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपने नाम सुना होगा, कहीं पढ़ी भी होगी। उसके बाद आपकी हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। जब हमारी कोई डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्लाई ना हो रही हो, उसके पैरामीटर हमें ना मिल रहे हो, तो उस तरह के डाटा को हम नॉर्मल में लेते हैं। लेकिन आप, मुझे पता है कि जो मैंने बात बताई है आपकी समझ में ये बात नहीं आएगी। उसकी रीजन ये है क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूशंस बिल्कुल नहीं पढ़ी। वैसे स्टैट में प्रोबेबिलिटी से इसका ताल्लुक होता है, और प्रोबेबिलिटी एक टफ टॉपिक है, बट मैं कोशिश करूंगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आपको समझा पाऊं। ए सिमेट्रिकल बेल शेप्ड कर्व हैविंग टू इक्वल टेल्स in length on both sides of the mean is defined as a normal distribution। पहली बात तो ये कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और मैं ये पॉइंट्स में आपको बता दूंगा अगर नॉर्मल की जब बात हो। एक दफा इसको समझे, फिर मैं इसको पॉइंट्स में भी चेंज कर देता हूँ। वो कहता है कि टू इक्वल टेल्स इन द लेंथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मीन। जो मीन लेंथ आपको पता है लंबाई को कहते हैं, जो मीन के लेफ्ट एंड राइट, ये वही जो मैंने आपको वो मंदिर वाली एग्जांपल दी थी ना सिमेट्रिकल की, कि वो बेल देख लें, उसकी शेप देख लें, उसके लेफ्ट एंड राइट इक्वल डिस्टेंस होता है, ये वही बात कर रहे हैं। टू इक्वल टेल्स इन लेंथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मीन। मीन से लेफ्ट एंड राइट जो आपका डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। इज डिफाइंड एज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बहुत अहम बात, इट हैज टू पैरामीटर्स। एमसीक्यूज के वाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर अगर आपको पता चल जाए तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करके उसके जवाब निकाल सकते हैं। अब आपने ये बात याद रखनी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर की तादाद होती है 2, और वो होते कौन कौन से हैं? मीन, म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। ये भी एग्जैक्ट याद रखने हैं। देयर आर टू पैरामीटर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वन इज म्यू एंड सेकंड इज सिग्मा। म्यू को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन मीन, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। और सिग्मा को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब ये दो बातें खास तौर पे आपने याद रखनी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो ये कि इसके लेफ्ट एंड राइट जो इसकी लेंथ होती है, जो इसका डिस्टेंस होता है, वो इक्वल होता है। इसके दो पैरामीटर हैं, और वो कौन कौन से हैं? म्यू और सिग्मा। अगर इसका फार्मूला ये भी आप अपने जहन में रखेंगे, एफ ओ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 1/σ2 का स्क्वायर रूट e की पावर -1/2 इंटू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। देखें जी, जो e होता है ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बस आप इसको एज ए फार्मूला याद रखें, क्योंकि वो पूछ ले तो आपको पता हो कि इसका हमने फार्मूला क्या पढ़ा था। इट्स रेंज इज -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के जैसे कोरिलेशन की कोई रेंज पूछ ले आपसे, आप वो बताएंगे -1 टू +1। और अगर आपसे कोई इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज पूछ ले -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, इट इज कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन।
डियर स्टूडेंट, मुझे पता है कि आपको ये बात कंफ्यूज कर रही होंगी, बट आप इसमें से याद जो रखेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट करने का मकसद ये है कि ऐसे सवाल वो लाजमी पूछ लेता होता है नॉर्मल के हवाले से। मैंने जब आज तक जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन देखे हैं, वो इसी तरह के देखे हैं जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले वो पूछेगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर कितने होते हैं। हम कहेंगे कि जिसके पैरामीटर 2 होते हैं। फिर वो पूछता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर होते कौन कौन से हैं। हम कहेंगे जी म्यू और सिग्मा। फिर वो कहता है कि म्यू से क्या मुराद है। म्यू का मतलब है पॉपुलेशन मीन, और सिग्मा का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी म्यू का मतलब है मीन और सिग्मा का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मैंने लिखा भी हुआ है। अच्छा, इसके बाद इसका फंक्शन, फंक्शन क्या है, यही जो फार्मूला स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये आप याद रखेंगे। और इसके बाद फिर वो रेंज का सवाल करेगा कि जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज क्या है। वो आप कहेंगे कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और फिर कहता है कि ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूस है, डिस्क्रीट है। देखें, अब ये कॉन्सेप्ट आपका आपने अपने वेरिएबल में आई थिंक सेकंड लेक्चर में क्लियर किया था या फर्स्ट में, कि हमने 2 वेरिएबल पढ़े, कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल। एक वो वेरिएबल जिनको हम मेजर कर लें वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, जिनकी जैसे हाइट, वेट। और वो वेरिएबल जिसको हम काउंट करते हैं वो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल या डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आईसीएस क्लास, किसी आईसीएस क्लास के जो नंबर, या नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन ए हाउस। अब ये इसकी शेप है जो वो ऊपर बात कर रहा था ना, कि मीन से लेफ्ट एंड राइट इक्वल। देखें ये बेल शेप्ड है, वही जो घंटी की मैंने आपको एग्जांपल दी है। या आपने एक तो चाय आप कप से पीते हैं, एक आप प्याले से कभी पीते थे, आजकल उसका रिवाज कम हो गया है। अगर आप प्याले को देखें तो वो भी बैजवी शक्ल का होता है। मिड से उसके भी लेफ्ट एंड राइट, जो ऊपर अगर आप उसमें चाय डालते जाएं, जो उसकी स्पेस बन रही है मिड से, वो लेफ्ट एंड राइट इक्वल हो रही है। ये आप इसको वहां से भी कंपेयर कर सकते हैं। अब ये जो सामने इसकी कर्व से लाइन म्यू, मीन से आपने लेफ्ट एंड राइट देखना है, लेफ्ट माइनस इन्फिनिटी तक और राइट प्लस इन्फिनिटी तक। यानी ये जो डिस्टेंस है म्यू से लेफ्ट एंड राइट, ये बेटा जी इक्वल होता है। और यही इसकी खासियत है। इसको हम नॉर्मल नाम से, जिसको गुस्सा है तो हम कहते हैं ना कि ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल कौन होता है, जो मतवस्त दर्जे पे हो। सेशन यानी खत्म होने जनरल। वाला है जी राणा साहब, लेस देन 1 मिनट, जी सर। लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग। सर आवाज बहुत कम आ रही है, तो इसके बाद सेशन रख लें एक आप छोटा सा। ओके जी, ठीक है, जी, अभी दोबारा ज्वाइन कर एक सेशन लीजिएगा। रख लें सर, मैं सोच रहा हूँ कि इसको आज हम कंप्लीट ही कर दें। जी ठीक है, अभी आप दोबारा ज्वाइन कीजिए, अभी ये खत्म होने वाला है, हाँ जी, चंद ठीक है। सेकंड्स रहते कितने हैं, मिनट रहेगा सर इसके? बस चंद सेकंड्स रहते हैं। ओके।